गुड मॉर्निंग। हमारे पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं वो जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं उस पर्पज़ के अलावा अगर हम किसी अन्य पर्पज़ के लिए भी उन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना चाहें तो C++ में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम वो कार्य भी कर सकते हैं। यानी कि ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का टास्क या ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऑपरेटर्स को जिस नेक्स्ट पर्पज़ के लिए या जिस अन्य पर्पज़ के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं उसकी एक डेफिनेशन हमें प्रोग्राम में देनी होगी। ये फैसिलिटी सी में नहीं थी। आप कहेंगे कि साहब हाउ इट इज़ पॉसिबल। बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर का काम है एडिशन। लेकिन अगर हम इसे बिल्ट इन टाइप का ऑपरेटर माने तो ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करेगा, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। तो अगर हम इसे किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं C = A + B, इसका मतलब है कि A और B न्यूमेरिक वेरिएबल्स होने चाहिए जिनकी वैल्यू रियल नंबर्स में होनी चाहिए या इंटीजर नंबर में हो सकती है। ये उन दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करेगा, यानी कि मैथमेटिकल एडिशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इस प्लस को ओवरलोड किया है इस कार्य के लिए, कॉन्कटेशन के लिए। और कॉन्कटेशन का मतलब है कि आपके पास अगर मान लीजिए दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है राम और दूसरी स्ट्रिंग है ब्लैंक स्पेस कुमार, और जब हम स्ट्रिंग्स को कॉन्करेट कराते हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, राम के इमीडिएट बाद में दूसरी स्ट्रिंग को अटैच कर दीजिए और एक तीसरी स्ट्रिंग हमें मिल जानी चाहिए, और वो क्या होगी, राम कुमार। काम तो आपको लग रहा है कि स्ट्रिंग को जोड़ना या दो नंबर को जोड़ना एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दोनों का काम एडिशन ही है। लेकिन मैथमेटिकल एडिशन और स्ट्रिंग का एडिशन बोथ आर डिफरेंट, प्रोसेस इज डिफरेंट। अगर हमारे प्लस ऑपरेटर के आजू बाजू में जो ऑपरेटर्स हैं, सॉरी ओपेरेंट्स हैं, वो अगर प्राइमरी डेटा टाइप के हैं तो क्या होगा, एडिशन पॉसिबल, एडिशन हो जाएगा। और अगर हमने प्लस को ओवरलोड किया हुआ है कॉन्कटेशन के लिए भी, तो आजू और बाजू के जो अगर ओपेरेंट्स हैं वो अगर मान लीजिए अरे होती हैं, अरे का मतलब ये एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो आजू बाजू में अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो प्लस ओवरलोड वाला काम करेगा और दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, कॉन्करेट कर देगा। तो कहने का मतलब है
कि ऑपरेटर्स के आजू बाजू में लेफ्ट और राइट में अगर ऑपरेटर्स की डेटा टाइप डिफरेंट होती है तो वो ऑपरेटर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और ये जो फैसिलिटी है या ये कह लीजिए ये जो फीचर है, इस फीचर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, जो कि C++ में पॉसिबल है, सी में पॉसिबल नहीं थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जैसे किसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, C++ भी ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं कि हम प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना सकते हैं और एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के अंदर तीसरा ब्लॉक लिख सकते हैं। हाउ? विल टेक एग्जांपल। Now you can see here, suppose this is our code, यहां एक ब्लॉक बना हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक बना हुआ है। सपोज इसे बोलते हैं ब्लॉक 1, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक 2। अब दोनों ही ब्लॉक में आप देखेंगे कि एक वेरिएबल है x, इसे हमने यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ है 10 से, और वही वेरिएबल इस दूसरे ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है 1 से। तो क्या हम माने कि दोनों x सेम है? नो, बोथ x आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन कहाँ पे है? यहाँ x को हमने डिक्लेयर कहाँ पे किया है? ब्लॉक 1 के अंदर। तो x को क्या माना जाएगा? एक लोकल वेरिएबल माना जाएगा ब्लॉक 1 के लिए। यानी कि x कैन बी एक्सेस्ड या x कैन बी यूज्ड विद इन दी बाउंड्री ऑफ दिस ब्लॉक 1। सिमिलर थिंग इज here x is declared within the block 2 then this x will be used within this boundary। यानी कि यहाँ पे थ्रू आउट दिस ब्लॉक 1 x का मान इस लाइन के बाद क्या यूज होगा? 10 यूज होगा। सिमिलर केस में यहाँ पे ब्लॉक 2 में यहाँ x का मान क्या यूज होगा? 1 यूज होगा। यानी कि इस x की वैल्यू को यहाँ यूज नहीं किया जा सकता, न इस x की वैल्यू को यहाँ यूज किया जा सकता, क्योंकि ये विद इन दी ब्लॉक डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स है। एक और चीज हमने देखी थी कि अगर हम सभी ब्लॉक से बाहर x को एज ए ग्लोबल वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं तो x को विद इन दी मेन प्रोग्राम कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। यहां यूज करोगे तो x का मान कितना यूज होगा? 20, यहां भी 20। लेकिन विद इन दिस ब्लॉक अगर हम x का मान 20 यूज करना चाहें तो 20 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये C अलाउ नहीं करती है। क्योंकि यहां पे x भी डिक्लेयर है जिसका नाम भी सेम है जैसे कि ग्लोबल का x है। तो कंपाइलर के सामने जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हियर आर टू वेरिएबल्स, बोथ नेम आर सेम, बट वन इज डिक्लेयर्ड एज ए लोकल एंड अदर वन इज डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल। तो यहाँ पे लोकल ग्लोबल को सुपरसीड करेगा
x का मान क्या यूज होगा, 10 होगा। बट व्हाट विल हैपन इफ यू वांट टू यूज ग्लोबल x विद इन दिस ब्लॉक, यू कैनॉट यूज इट। बट C++ गिव्स यू द फैसिलिटी कि अगर हमने x को ग्लोबल वाले को यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, यहां हमने x को यूज किया है तो ये 10 की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 20 को यूज करेगा और x की वैल्यू जो इनिशियल 20 थी उसको प्लस प्लस के कारण क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, 21 कर देगा। ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने लगा दिया वेरिएबल के नाम से पहले, तो हम यह काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, ग्लोबल को विजिबल कर रहा है उस क्षेत्र में जहां की वो विजिबल नहीं था। इन C++, दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, विच प्रॉब्लम कि ग्लोबल वेरिएबल किसी इनर ब्लॉक में एक्सेस नहीं किया जा सकता अगर सेम नाम का वेरिएबल उस इनर ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है। तो ये चीज रिजॉल्व की C++ में कौन से ऑपरेटर ने, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ने। और इसको यूज करने का तरीका सिंपल है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी कि 2 कॉलन साइन लगातार, उसके इमीडिएट बाद उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम जिसे आप यूज करना चाहते हैं। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर्स। कल के वीडियो में आपको हमने ऑपरेटर्स के नाम बताए थे खाली। जैसा कि हम जानते हैं बिगिनिंग के उसके कंसेप्ट में पढ़ा था कि C++ में हम क्लासेस डिफाइन करते हैं और उन क्लासेस के नेम्स को यूज करके हम उस क्लास जैसा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस में क्या होते हैं, डेटा होता है और डेटा के ऊपर मैनिपुलेट करने वाले फंक्शंस होते हैं। तो अगर हमने कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस क्लास के भी मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन से होंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट के मेंबर होंगे जो क्लास के मेंबर थे। अब क्या हम क्लास के मेंबर्स को जो कि ऑब्जेक्ट के नाम के जरिए एक्सेस किए जाते थे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, उस एग्जांपल से यू विल माना कि इस क्लास का नाम है डेमो। These are 2 data members and M1 is a function which will operate on X and B। अब अगर हमने मान लीजिए डेमो क्लास को यूज किया एज ए डेटा टाइप के रूप में और D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो D1 के भी यही मेंबर्स होंगे। मेमोरी में सेपरेट स्पेस मिलेगा
अब अगर हमको D1 के x को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे हम, D1.x। इसी प्रकार से D1.b, इसी प्रकार से हम एक्सेस करेंगे D1.m1। ठीक है, यहां पे एक फैसिलिटी और दी गई है C++ में कि हम क्लास के मेंबर्स को उनके पॉइंटर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए x और b का कोई पॉइंटर है तो ऑब्जेक्ट का नाम मेंबर का नाम नहीं आएगा बल्कि मेंबर का पॉइंटर आएगा। इसीलिए C++ में तीन प्रकार के ऑपरेटर्स सेट दिए गए हैं। पहला डॉट स्टार, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टार, दूसरा खाली स्टार, डॉट स्टार आ गई है, और ये होगा एरो ऑपरेटर स्टार। पहला वाला किस काम के लिए, अगर हमें किसी क्लास के मेंबर का पॉइंटर डिक्लेयर करना है इसे यूज करेंगे। और अगर इसे हम कभी यूज करेंगे, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है थ्रू पॉइंटर ऑफ दैट मेंबर, तो हम क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्टार उस वेरिएबल का नाम जो कि पॉइंटर है उस मेंबर का। इसी प्रकार से एरो ऑपरेटर, ये वाला एरो स्टार, कि अगर मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर का भी पॉइंटर है, अब हम मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर दिस ऑपरेटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट के मेंबर का पॉइंटर। यानी कि यहां पे हमने न तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न ही ऑब्जेक्ट के मेंबर का नाम लिखा, न ही हमने डॉट लगाया, क्योंकि यहाँ डॉट कन्वर्ट किसमें हो गया, एरो में। यहाँ डॉट था तो यहाँ क्या था, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे क्या था, मेंबर का पॉइंटर। अब चूंकि यहाँ पे भी पॉइंटर है और यहाँ पे भी पॉइंटर है तो अपन को इस पॉइंट डॉट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, एरो में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये कहलाते हैं मेंबर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स। डी रेफरेंस करना, जहां डी रेफरेंस आ जाए समझ लीजिए कि पर्टिकुलर मेंबर को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पॉइंटर से क्या किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है या एक्सेस किया जा रहा है। जो लास्ट में बचे थे वो हमारे पास थे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था मैलॉक, कैलॉक। ये रन टाइम ऑपरेटर्स थे। बेसिकली ये ऑपरेटर बोलते हैं हम, लेकिन ये है फंक्शन। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता था उस समय हम लोग डायनेमिक तरीके से मेमोरी में अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करवाना होता था, ब्लॉक ऑफ बाइट्स या सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ बाइट्स, तब हम मैलॉक और कैलॉक फंक्शंस का यूज करते थे और फ्री का उपयोग करते थे। फ्री इज ऑल्सो ऑपरेटर बट बेसिकली इट इज ए फंक्शन। जब अपने डायनेमिक तरीके से मेमोरी में
ब्लॉक ऑफ बाइट्स का स्पेस रिजर्व करवाया है और हमने उसे यूज़ कर लिया, हमारा कोई फर्दर यूज़ नहीं है, तो उस ब्लॉक को हमें रिलीज़ करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम में अगर कोई दूसरा टास्क चल रहा है और उस टास्क को अगर मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी हम रिलीज़ करने से वो मेमोरी उसको अलॉट की जा सकती है। तो ये काम तो हम ऑपरेटर से करते थे, सॉरी फंक्शंस के जरिए करते थे। C++ में भी इन फंक्शंस को कैलॉग, मैलॉग, कुफरी को सपोर्ट किया जाता है, बट इसके अलावा दो और यूनरी ऑपरेटर्स हैं, एक का नाम न्यू है, एक का नाम डिलीट, जिसका काम ये है कि न्यू से हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं और फ्री से हम, सॉरी डिलीट से हम जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया है उसको फ्री करवाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू का प्रयोग करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई की गई मेमोरी को रिलीज करना हो तो डिलीट का प्रयोग करेंगे। अगर हमने न्यू ऑपरेटर को यूज करके किसी ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट करवाई है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्कोप उसी ब्लॉक तक सीमित रहेगा जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया गया है या उसके लिए स्पेस ऑक्यूपाई करवाया गया है। और जैसे ही हम ब्लॉक के बाहर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है उसको फ्री करवा दिया जाएगा, किसके माध्यम से? डेस्ट्रॉयड बाय यूजिंग डिलीट। यानी कि दिस इज वी हैव टू बी केयरफुल कि हमको जहां तक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तब तक तो ये काम करेंगे और जब तक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो हम उसे फ्री कर देते हैं। तो लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अंडर आवर कंट्रोल एंड इज अनरिलेटेड टू द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि सी में होता था कि भाई हम ब्लॉक के अंदर हैं, वहीं तक सीमित है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और जब तक उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में स्पेस लिए बैठा रहेगा। हाँ, हमें पता लग गया कि हमारा काम खत्म हो गया तो हम कहीं पे भी हैं, विद इन दी ब्लॉक या आउटसाइड दी ब्लॉक, अगर हमने डिलीट का उपयोग करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है तब जाके वो स्पेस रिलीज करता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उनको भी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे। द न्यू ऑपरेटर अलोकेट सफिशिएंट मेमोरी टू होल्ड ए डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेटा टाइप एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जब हम न्यू के माध्यम से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जहाँ से उसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, वो किस डेटा टाइप का होता है? यानी कि वो पॉइंटर जिस डेटा टाइप का है उस टाइप का डेटा उस पर्टिकुलर स्पेस में रहना चाहिए। इसलिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। P is equal to न्यू int और Q is equal to न्यू float। What is happening here? इस पहले स्टेटमेंट में int इज ए डेटा टाइप, तो इस डेटा टाइप को मेमोरी में जितनी जगह चाहिए उतना स्पेस न्यू अलोकेट करवाएगा
और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस किसको दे दिया जाएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल को दे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये जगह कितनी होगी, वन वर्ड। इन दिस केस ऑल्सो q इज ए पॉइंटर वेरिएबल, q के पास क्या होगा, एड्रेस किसका, इस स्पेस का, क्योंकि यहाँ फ्लोट है, डेटा टाइप है। इसको कितनी जगह चाहिए, 4 बाइट। न्यू क्रिएट करवाता है और इसका जो एड्रेस है ये एड्रेस किसको दे दिया जाएगा, q को दे दिया जाएगा। तो q विल बी इंडिकेटिंग टू दिस स्पेस वेयर यू कैन स्टोर फ्लोट टाइप वैल्यू। इन दिस केस p इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, तो जो न्यू ने स्पेस क्रिएट करवाया है उसका एड्रेस किसको दे दिया, p को। तो p विल इंडिकेट टू द इंटीजर। यहां स्पेस में अब आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। तो p और q इज नॉट ए सिंपल वेरिएबल, दीज आर पॉइंटर वेरिएबल्स। क्योंकि न्यू क्या कर रहा है, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करवा रहा है और उस रोके गए स्पेस का एड्रेस रिटर्न करता है। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, int स्टार p बराबर न्यू int। आपने दोनों चीजों को शामिल कर लिया। यहां पे आपने क्या किया, पहले p को पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर किया, न्यू से स्पेस ऑक्यूपाई करवाया और स्पेस जो ऑक्यूपाई करवाया गया उसके एड्रेस को आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, p को। ये काम स्वतः होगा, ऑटोमेटिकली होगा। We can also initialize the memory using the new operator, यानी कि न्यू ऑपरेटर के माध्यम से आप जो स्पेस ऑक्यूपाई करवाते हैं डायनेमिक तरीके से, उस स्पेस पर इनिशियल वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। हाउ, देयर इज ए सिंपल सिंटैक्स फॉर इट। अगर आप वो सिंटैक्स को यूज करके लिखेंगे तो आपका जो ये कार्य है ये संपन्न हो जाएगा। इसका जनरल सिंटैक्स है पॉइंटर वेरिएबल बराबर न्यू डेटा टाइप एंड विद इन द पैरेंथेसिस में वैल्यू जो आप इनिशियलाइज करना चाहते थे। एग्जाम्पल int स्टार p बराबर न्यू int और 20। सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस, फ्लोट स्टार q बराबर न्यू फ्लोट 12.25। व्हाट यू आर डूइंग हियर, ये आपकी सिंटैक्स है। पॉइंटर वेरिएबल जो मर्जी लीजिए, जो नाम आपको लेना लीजिए, बराबर न्यू ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। डेटा टाइप जगह किस तरह की वैल्यू को चाहिए, यानी कि वैल्यू जिस डेटा टाइप की है वो डेटा टाइप आपको लिखनी पड़ेगी एंड विद इन दी पैरेंथेसिस में वो वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वैल्यू भी इसी डेटा टाइप के अनुसार होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या बना, int स्टार p, p आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, p इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, न्यू के माध्यम से आपने मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करवाया, माना कि इसका एड्रेस कितना है 1000, ये 1000 किसको असाइन हो गया, इसको। तो ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, इस स्पेस की तरफ। और उसके बाद आपने यहाँ क्या असाइन करवा दिया, 20। क्लियर। तो अब p पॉइंटर के जरिए इस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये है
क्यू के पास एड्रेस होगा उस फ्लोट के लिए, फ्लोट के स्पेस का, और वहाँ वैल्यू क्या होगी 12.25। अब ये स्पेस हमें डिलीट करना हो या फ्री करना हो तो क्या लिखेंगे? DELETE डिलीट P, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो P के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, P के द्वारा नहीं, P के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो स्पेस है वो फ्री कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर अरे की बात हो तो अरे में तो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो उसमें लिखेंगे अपन डिलीट विद इन दी ब्रैकेट में साइज, उसके बाद उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिसके पास अरे का एड्रेस मौजूद है। क्योंकि अरे 10 वैल्यूज की वैल्यू हो सकती है, 20 वैल्यू की हो सकती है, 1000 वैल्यू की हो सकती है। तो वो जो ब्लॉक ऑफ इंटीजर्स या ब्लॉक ऑफ फ्लोट्स या ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स जो ऑक्यूपाई किया गया है, आपको यहाँ उसका साइज लिखना पड़ेगा, साइज इन द सेंस कि कितने उसमें मेंबर है। तो डिलीट अगर 10 मेंबर है तो 10, और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिसके पास अरे का एड्रेस मौजूद है। तो 10 इंटीजर के लिए जो जगह रोकी गई है वो सारी की सारी फ्री करवा दी जाएगी। सो हियर आर सम टिप्स कि अगर आपके पास सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं है और आप न्यू के जरिए मेमोरी मांग रहे हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल होती है तो उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है, किसका? जो स्पेस उसने दिया है। और अगर नहीं है तो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हम उस स्पेस को यूज करने से पहले हम अवश्य चेक कर लें, जैसे अपन ने लिखा ये वाली चीज, असाइन मत करिए अभी आप। अगर P का मान नल है इसका मतलब स्पेस हमें नहीं मिला। P का मान अगर नल के अलावा कुछ और, इसका मतलब हमें जगह मिल गई। तब उस केस में हम P को यूज करके जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो न्यू ऑपरेटर के एडवांटेजेस हैं, जो काम हम मैलॉक से करते थे वो काम अब न्यू से कर रहे हैं। पहला, इट ऑटोमेटिकली कंप्यूट द साइज ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। वहां क्या करना पड़ता था हमें कि पर्टिकुलर डेटा ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट करवाना पड़ता था और कितने नंबर ऑफ बाइट्स हमें स्पेस चाहिए वो हमें लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे न्यू विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस फॉर दैट। इसके अलावा दूसरा फायदा, ऑटोमेटिक रिटर्न द करेक्ट पॉइंटर टाइप। वहां पे हमें कास्टिंग करनी पड़ती थी मैलॉक में। वहां पे हमको पॉइंटर को कास्ट करके कार्य करना पड़ता था, क्योंकि मैलॉक के द्वारा जो स्पेस क्रिएट करवाया जाता था उसकी टाइप कोई नहीं होती थी। तो अगर जिस टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं स्पेस पे, उसके अनुसार कास्टिंग करनी पड़ती थी। तीसरा फायदा कि न्यू से जब हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो हम इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। और जैसे कि अन्य ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जाता है C++ में, न्यू को और डिलीट को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन बच गया, मैनिपुलेटर्स एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर, टाइप कास्ट ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस वगैरह, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।